हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 3 कक्षा 12 रसायन विज्ञान का, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में इससे पहले प्रथम कूट की अपक्रिया क्या होती है, उसका व्यंजक क्या होता है और इसका अर्धआयु के लिए व्यंजक क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा है शून्य कोट की अपक्रिया। तो शून्य कोट की अपक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अपक्रिया जिनकी दर बेटा क्या होती है? नियत रहती है तथा जिनकी दर पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिनको हम प्रोसीड करवाते हैं या वो रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें आप अभिकारक की मात्रा कम करो या ज़्यादा करो, उस पर उस अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली। यानी वो अभिक्रिया जिस रेट में हो रही है, जिस तरह से अभिकारक प्रोडक्ट में बदल रहा है, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, जिस दर के साथ जितने समय में वो उसी तरीके से बदलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है? 2HCl। तो यहाँ पर ये प्रकाश है जो ये उपस्थित होने के कारण यहाँ पर आप H2 की मात्रा बढ़ाओ चाहे Cl2 की मात्रा बढ़ाओ, किसी की भी मात्रा बढ़ाओ, इसकी रेट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से H2 यानी हाइड्रोजन की अपक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? 2HI। तो कभी भी आपको HNu दिया हो या कोई भी उत्प्रेरक दिया हो, तो अगर कोई उत्प्रेरक दिया हो, यहाँ पर HNu दिया हो, कुछ भी आपको अगर दिया है, तो वहाँ पर अभिक्रिया की रेट को जो प्रभावित करेगा वो अभिकारक नहीं कर पाएगा। तो अभिक्रिया की रेट को कम या ज़्यादा कौन करेगा? तो आपका उत्प्रेरक करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब हमें निकालना है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या वेग का व्यंजक। तो अब हमें बेटा क्या निकालना है? शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक या शून्य कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक, जो भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना कि एक अभिक्रिया। तो माना कि एक अपक्रिया हमारे पास बेटा क्या है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए माना कि एक अपक्रिया हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास एक कोई अभिकारक है A, और ये बेटा किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? उत्पाद में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि प्रारंभिक समय में, किस में बेटा? प्रारंभिक समय में। प्रारंभिक समय का मतलब जब टाइम कितना था? 0 था, उस समय अभिकारक A था, यानी कोई भी उत्पाद नहीं बना था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर T समय पश्चात, कितना बेटा? T समय पश्चात, तो टाइम इस बार बेटा कितना हो गया? T हो गया, यानी कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर हो गया है। तो T समय पश्चात जो अभिकारक हमारे पास यानी प्रोडक्ट, यहाँ पे शून्य था, सॉरी क्या था? शून्य, कोई भी उत्पाद नहीं बना। T समय पश्चात अभिकारक हमारा बेटा क्या बन गया? X बन गया। तो हमारे पास क्या बचा? A माइनस X बना, क्योंकि जो उत्पाद बना है वो A से ही बना है, तो कमी किस में हुई? A में हुई। और कितनी कमी हुई है, यानी कितना शेष बचा है, ये हमें निकालना है। A से हम X को माइनस कर देंगे, तो ये शेष मात्रा है, ये अभिकृत मात्रा है, और ये हमारी प्रारंभिक मात्रा यानी ये प्रारंभिक सांद्रता है। क्लियर है? इतना काम करने के बाद जैसे हमने कल स्टेप में किया था वैसे करेंगे। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर या तो वेग नियमानुसार लिख ले या दर नियमानुसार, दोनों की बात एक ही होती है। तो वेग नियमानुसार या दर नियमानुसार। तो अगर हम यहाँ पर इसकी रेट को निकालेंगे तो यहाँ पर ये आएगी K, कल हमने आपको बताया था कि समानुपातिक, और यहाँ पर ये यानी अभिकारक की ये क्या है? सांद्रता है, और ये किस पर निर्भर करती है? 0 घात पे निर्भर करती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोट निकालने के लिए हम अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पे क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं, उनका योग निकालते हैं। तो इस पे 0 पे निर्भर कर रही है। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास हो तो ये R हो जाएगा, और A की पावर अगर 0, किसी की पावर बेटा क्या हो? 0 हो। कभी भी किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? N होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? K। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चलेंगे बेटा बलगतिकी नियमानुसार। बलगतिकी नियमानुसार, तो बलगतिकी के नियमानुसार क्या होगा? यहाँ पर बलगतिकी के नियमानुसार जो R होगी वो बेटा क्या हो जाएगी? dx/dt। कल हमने पढ़ा था। ये हमारा समीकरण नंबर बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक कितनी बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या किया था? समीकरण 1 और 2 को हम समीकरण बेटा किससे? 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो जब समीकरण 1 व 2 से हम जाएंगे तो आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर ये R का मान और यहाँ पर R का मान आपस में बराबर है।
तो ये हो जाएगा k बराबर dx बाई dt, और यहाँ पर dt को हम भेज देंगे k पास, ये आपका हो जाएगा k dt बाई इंटू डी बराबर dx। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समाकलन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो dt है, यहाँ पे जो dx है, तो dx 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 जुड़ेगा तो x बनेगा, dt 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 जोड़ना है तो क्या बनेगा, t बनेगा। तो इसका हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। ये टोटल टाइम हमें पता करना है, टोटल कितना अभिकृत मात्रा वो पता करना। तो समाकलन करने पर, तो जब बेटा हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, समाकलन करने पर तो ये समाकलन का साइन होता है, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा k dt, और बराबर ये समाकलन बेटा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर k dt का समाकलन करोगे तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt 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 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसको समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, और dx 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 जुड़ जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, x बन जाएगा। क्लियर है। इसको कल हमने भी समीकरण 3 माना था, आज भी हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। अब फिर हमने यहाँ पर लिखा था प्रारंभिक समय में, तो किसमें बेटा, प्रारंभिक समय में। तो प्रारंभिक समय में टाइम कितना था, 0 था, तो अभिकृत मात्रा भी कितनी बनी थी, 0 बनी थी। अब यहाँ पर बेटा किससे, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से इन मानों को यहाँ पे भरेंगे, तो ये बेटा हो जाएगा k इंटू 0 और प्लस में c और x बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c का मान 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कल हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था c का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जब c का मान समीकरण 3 में रखोगे बेटा, तो समीकरण 3 आपका दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये है kt प्लस c, तो ये हो जाएगा kt प्लस, और c की जगह पे बेटा कितना रखना है, 0, और बराबर में बेटा कितना है, x। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0 छोड़ देंगे, तो kt बराबर x हो जाएगा। क्लियर है। तो वेग स्थिरांक का मान निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक होता है वो अभिकृत मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, किसके, अभिकृत मात्रा के समानुपाती होता है। अब बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। बेटा पूरी प्रोसेस वही करनी है जो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अपनाई थी। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मात्रा आपकी a थी और अभिकृत मात्रा कितनी हो गई, a/2 हो गई। क्यों a/2 हो गई, क्योंकि जो हमारा टाइम था वो हाफ हो गया, यानी अर्धायुकाल की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अगर हम a माइनस एक्स निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, a/2 आएगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया समीकरण से। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समीकरण अभी आपने निकाला है, k बराबर x/t। अब यहाँ पर ये मान देखिए, तो k की जगह k रहेगा, x की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, a/2, और अपॉन t की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ t। यहाँ पर ये t बेटा, ये 2 है, कितना है, ये 2 है, तो ये a/2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, t के पास आ जाएगा। ये 2 कहाँ आएगा मेरे बच्चे, t के पास आएगा। तो k बराबर a/2 हाफ t, क्योंकि हमें अर्धायुकाल का व्यंजक मेरे बच्चे निकालना है। किसका अर्धा, ये 2 कहाँ आया, इसके पास, तो 2 हाफ t बन गया। अब t2 स्क्वायर को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो हाफ t को यहाँ पे भेज दिया, 2 को यहीं पे रोक लेंगे, और ये k यहाँ पर आ जाएगा, तो ये a अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2k हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 2k। तो अब यहाँ पर आप देखिए, एक बात को हमारी समझिएगा, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, नेतांक है, तो इसको बराबर और नेतांक मिलकर समानुपाती का चिन्ह बना देंगे। इसका बेटा बराबर का निशान और नेतांक मिलकर समानुपाती का चिन्ह बना देंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये है, a आ गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये हमारे पास बेटा फार्मूला बना है, इस पे अगर हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इन फार्मूले से हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, तो ये समानुपाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल
प्रारंभिक, एक है प्रारंभिक मात्रा, है ना, मात्रा के समानुपाती होता है तो या होते हैं, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा प्रारंभिक मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, अर्धायु काल होगा, क्योंकि समानुपाती। कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट है और इसको 50 ग्राम होने में, तो 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगा, मान लीजिए हम 2 वर्ष लगे। कितना, 2 वर्ष लगे। तो अब इसको 50 से 25 होने में 2 वर्ष नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उसकी मात्रा पे निर्भर कर रहा। अभी मात्रा 100 थी, अब कितनी बची, 50। तो हो सकता है इसको 1 साल का समय लगेगा या 6 महीने का समय लगेगा, पर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना 100 से 50 होने में टाइम लगा। क्लियर है। तो जैसे जितनी ज़्यादा प्रारंभिक मात्रा होगी उतना ज़्यादा उसका अर्धायु काल होगा, सीधी सी बात। अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा कम हो गई है तो बेटा उसका अर्धायु काल भी क्या हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मात्रा अगर कम है तो अर्धायु काल भी क्या होगा, कम होगा। अगर अर्धायु काल कम है तो यानी इसके प्रारंभिक मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बेटा, ये हमारा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा और प्रायः इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।